इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वित्त मंत्री इस वक्त कैबिनेट की बैठक के लिए जाती हुई 10:03। किसान, महिला, रक्षा, हेल्थ, रियल एस्टेट, मिडिल क्लास, ऑटोमोबाइल, रेलवे, एविएशन, युवा, सर्विस, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, डिफेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो वो तैयारी आपको आगे चलकर यूक्रेन बना सकती है कि आपको एक अलग संगठन के पास इसलिए जाना पड़े कि आपकी रक्षा हो सके। लेकिन जब देश को तैयारी करनी है और डिफेंस के बारे में भविष्य के हिसाब से सोचना है तो डिफेंस सेक्टर को भी इससे उम्मीदें हो जाती है और डिफेंस सेक्टर भी आगे बढ़ता है। पिछले कई दिनों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो एक्सपोर्ट किया है वो भी नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। ब्रह्मोस को लेकर कई देश आशान्वित हैं भारत की तरफ कि उन्हें सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस देगा। 290 किलोमीटर सबसे तेज हाइपरसोनिक, और ब्रह्मोस के बारे में कहा जाता है कि ये मिसाइल बहुत प्रभावी है 300 किलोमीटर की रेंज में, और शायद इसके बराबर कोई नहीं है। और भारत जब इसका प्रोडक्शन करता है और इसका निर्यात करता है तो उससे भारत डिफेंस सेक्टर को मजबूती देता है। मनोहर केसरी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, लेकिन जो आप जी, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अभी, ये इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो तस्वीरें, और उन्होंने मुंह मीठा कराया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मनोहर केसरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, मैं तो तस्वीरें दर्शकों के सामने लगातार रख ही रहा हूं। आप जो देख रहे हैं, जो तैयारी देख रहे हैं, जो वहां पर मौजूद राजनीतिक दलों के नेताओं से आपकी भी मुलाकात हुई होगी या सरकार से जुड़े हुए जितने अंग हैं, किन उम्मीदों के साथ इस बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मनोहर, मेरे ख्याल से आप अपने को अनम्यूट कर ले। बिल्कुल राजीव, आज कुछ देर पहले ही निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है। अपने सहयोगी मंत्री जो है पंकज चौधरी उनके साथ आई है और टैब दिखाई है। सबसे खास बात यह है कि निर्मला सीतारमण आज 8वां बजट अपना पेश करने वाली है और उन्होंने जो साड़ी पहनी है वो काफी खास है। खास इस लिहाज से है कि 2021 में पद्मश्री बिहार की रहने वाली दुलारी देवी ने उनको वो साड़ी भेंट की थी और वो आज पहन कर आई है। इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, एक ही लाइन सुनाई पड़ी, सब्र का फल मीठा होगा। वो सब्र इस वक्त कहाँ है और किसके पास है ये भी समझना होगा, लेकिन मीठा होगा ऐसी उम्मीद देकर वो चले गए हैं। तो इस बार हलवा सेरेमनी के बाद इतनी मिठास जरूर बजट में गई है, ऐसा लगता है, जो जनता को मीठी लगने वाली है। जनता शायद इसी का इंतजार कर रही है। कई बार राजनीतिक समीकरण भी तय करने के लिए मजबूर करते हैं कि बजट थोड़ा कड़वा होने जा रहा है, कड़ा होने जा रहा है या मीठा होने जा रहा है। तो वर्तमान राजनीतिक हालात भी इस तरफ क्या पुश दे रहे हैं, क्या जोर दे रहे हैं, वो सोचना होगा। मनोहर, गजेंद्र सिंह, चलिए किरण रिजिजू को सुनते हैं। बिल्कुल संभलते हुए आगे तेजी से बढ़ रही हैं तो ये देख रहा है। तो आज निर्मला सीतारमण जी का भी एक रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ बजट फिर से एक पेश होगी। तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा माहौल में बजट आएंगे। हम सब इंतजार है और अभी बजट पेश होने वाले हैं तो हम लोग सब पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से सोनिया जी की तरफ से कल कमेंट्स आए उस पर क्या कहेंगे? हालांकि ये प्रियंका गांधी जी ने उसको डिफेंड किया, साथ में मोदी जी ने भी कहा कि देखिए, सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो तो बहुत निंदनीय है। और सोनिया जी ऐसे परिवार से आती हैं तो उनके लिए एक आदिवासी महिला इस देश का राष्ट्रपति बनना उनको पच नहीं रहा है, तो इसलिए इस तरह का बातें की हैं। मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी कमज़ोर नहीं है, मजबूत हैं, एक मिसाल है। हम सब गर्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस देश का राष्ट्रपति के खिलाफ में इस तरह का बयान देना ये बहुत ही दुखद है और हम सब इसका खंडन करते हैं और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। तस्वीरें हमने किरण रिजिजू को सुना। कई मुद्दों पर किरण रिजिजू अपनी बात रख रहे थे।
विपक्ष पर भी हमलावर थे और उम्मीदें जता रहे थे कि आज का बजट बहुत कुछ लेकर सामने आएगा। संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, पीके गुप्ता, अंकुश जी, पवन जी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन जी, मैं आपके पास ही सबसे पहले आ जाता हूं और इन तस्वीरों के साथ कोई बड़ा क्लिष्ट सवाल तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं पहला सवाल यही आपके सामने कि उम्मीदें क्या रखी जाएं? क्या वर्तमान राजनीतिक हालात इस बजट को फ्यूल कर रहे होंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी नहीं, वर्तमान राजनीतिक हालात से क्या मतलब हुआ आपका? आप जो सत्ता में शामिल पार्टी हैं उनका कितना दबाव है, आप ये पूछ रहे हैं? तो इसका अलग जवाब होगा। मैं चाहूंगा कि कई बार जो विपक्ष जिस तरीके के मुद्दे सामने रखता है, क्या सरकार बजट जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर उन चीजों को देखते हुए अपनी नीतियां तैयार करती है, बजट सामने रखते हुए? देखिए राजीव, सरकार बजट तैयार करती हैं इसको देखते हुए कि हमारे इकोनॉमी में ज़रूरत क्या है, लॉन्ग टर्म में कितनी ज़रूरत है, इमीडिएट टर्म में कितनी ज़रूरत है, और विपक्ष के दबाव से उसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक रूप से कई बार कुछ चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। कई बार हमने इस देश में ये भी देखा कि बजट आ गया और विपक्ष ने विरोध किया और बजट के प्रावधान उसमें से वापस ले लिए गए। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पर एक आइडियल इकोनॉमी में जब तक आप उसकी ज़रूरतें नहीं समझेंगे, आपकी इमीडिएटली अभी क्या हैं, लॉन्ग टर्म में क्या है, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एमएसएमई में कितने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बाय द वे, अगर एमएसएमई, हम लोग अभी हमारे साथ मित्र हैं उनसे बात करते हैं, एमएसएमई को इस देश में अब तक, अगर इस सरकार में मुझे लगता था कि एक इम्पॉर्टेंट जगह मिलनी चाहिए थी। अगर जब तक उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको इस देश में कुछ भी हासिल करने में दिक्कत आएगी। तो आप उस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तय करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स की क्या ज़रूरत है। अभी अब सोलर पैनल की आप बात, सोलर एनर्जी की आप बात कर रहे थे। हम ज़्यादातर महंगे सामान चाइना से मंगवाते हैं, ये सस्टेन करने वाला है लॉन्ग टर्म में? अभी जैसे मैं एक फार्मा का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। फार्मा में हम लोग ज़्यादातर जो है बल्क ड्रग मंगवाते हैं चाइना से। चाइना ने मिनरल्स के ऊपर जो बैन लगाया अमेरिका को सप्लाई में, अगर चाइना कल को वही बिहेवियर हमारे साथ करेगा तो हमारे लिए क्या उपाय होंगे? तो उसको देखते हुए ऐसे लॉन्ग टर्म मेजर्स की क्या ज़रूरत है जो इकोनॉमी में ग्रोथ फ्यूल करेगा और साथ ही साथ हमको हमारी ज़रूरतों को आगे पूरा करेगा। तो ये सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं। अभी डिफेंस में क्या ज़रूरत है, टैरिफ में क्या ज़रूरत है। अब अमेरिका आपके साथ हम लोग थे साथ मधुबनी में, जब उनको दुलारी देवी जी जो पद्मश्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में उनको पद्मश्री दिया था। उन्होंने ये सारी गिफ्ट किया था और वहाँ पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरा मिथिला की तरफ से कि उन्होंने आज ये साड़ी पहनी और एक मैसेज पूरे उसमें दिया। वैसे ही वर्ल्ड रिनाउंड मधुबनी पेंटिंग रहा है और वो पिछड़ा समाज से आती हैं दुलारी देवी, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनको ये साड़ी वहाँ पर मधुबनी के सौराठ गांव में उगई थी। सौराठ गांव है जहाँ नीतीश कुमार जी ने मधुबनी पेंटिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, उसी इंस्टीट्यूट में गई थी, वहीं पर ये साड़ी उनको गिफ्ट किया गया था। तो हम पूरे मिथिला के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं कि इससे उन्होंने इस मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके पूरा बिहार और पूरा 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। धैर्य रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सारा चीजें आप लोग के सामने आ जाएंगी। धैर्य रखिए, 12 बजे तक सब खबर आपको मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 12 बजे तक सब पता चल जाएगा। तो कहा 12 बजे तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, चीज़ें तो अब पलक झपकते सामने आ जाती हैं। राजेश्वर जी, बजट से क्या उम्मीदें लगाई जानी चाहिए? 50 मिनट की बात बची हुई है, हम क्या उम्मीदें लगाएं, सेक्टर्स क्या उम्मीदें लगाएं? क्या ये बजट लोक लुभावन हो सकता है? देखिए राजीव जी, मुझे तो नहीं लगता कि बजट लोक लुभावन होगा। हाँ, लेकिन बजट कहीं ना कहीं से जो लगातार माननीय मोदी जी का जो अब तीसरे में भी है, एक लगातार कमिटमेंट है कि 2047 तक हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे, उसकी दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ेगा आगे की तरफ। लेकिन साथ ही साथ जैसा लगातार ये बातें हो रही हैं कि जैसे भी हम डिफेंस के जनरल साहब की भी बात सुन रहे थे कि हमारे जो बजट के पैसे, हमारी ये